दिनांक 4 मार्च 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल होता है जिसका डायरी नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये केस फाइल किया गया था श्री अरुण कुमार सिंह जी के द्वारा। ये केस बिहार से होते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है, लेकिन इस केस पर देश भर के सभी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों की नज़रें टिकी हुई हैं। इस केस की आज महत्वपूर्ण सुनवाई होना प्रस्तावित था। आप अपने स्क्रीन पर आज का डेट देख पा रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश केस टेकअप नहीं हो पाया और अब ये जो केस है कंप्यूटर जनरेटेड डेट 10 सितंबर 2024 शो किया जा रहा है, यानी कि अभी डेट कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन प्रस्तावित ये है कि 10 सितंबर 2024 को ये मामला सुने जाने के लिए लिस्ट किया जा सकता है। अब पूरे देश भर के बीएड और डीएलएड की नज़रें इस पर टिकी होने का कारण ये है कि ये जो पूरा मामला है बिहार के माननीय पटना हाईकोर्ट में पहले केस फाइल हुआ था, जिसमें जो पिटिशनर्स हैं उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि जो सीटेट की परीक्षा होती है, सीटेट की, उसको राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना किया जाए, अलाउ ना किया जाए। वहाँ से माननीय पटना हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि नहीं, सीटेट जो है वो राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार से चूंकि ये मामला गया है तो वहाँ पर बीटीईटी बोलते हैं, तो बीटीईटी के इक्वेलेंट होगा और वहाँ के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दोनों इक्वेलेंट माना जाएगा। उसके बाद से जब माननीय पटना हाईकोर्ट से हार मिलती है तो पिटिशनर्स के द्वारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है और उसी मामले की आज सुनवाई होना प्रस्तावित है। अब यहाँ से अगर जो कुछ भी फैसला आएगा, क्योंकि सीटेट अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मान लीजिए अगर इसको अलाउ नहीं किया जाता है तो इसका प्रभाव हो सकता है कि पूरे देश भर के सभी राज्यों पर पड़े, क्योंकि जैसा आपने देखा था कि पहले जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था उसको क्वैश किया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और उसकी वजह से पूरे देश भर पर पूरा बीएड को प्राथमिक से बाहर करने का आदेश हुआ था। तो इसी प्रकार से इस चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थी कोरिलेट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती है तो भविष्य में जाकर के सीटेट की एप्लीकेबिलिटी अगर राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में खत्म की जाती है तो वहां पर केवल और केवल राज्य की जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है वहीं अलाउ किया जा सकता है। इसी वजह से कारण ये है जिसकी वजह से पूरे देश भर के अभ्यर्थी परेशान है और इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन एक्चुअल खबर क्या है और क्या चीज़ें हो चुकी हैं अब तक, माननीय पटना हाईकोर्ट में एनसीटी ने क्या पक्ष रखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये मामला उठा कहाँ से। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है कई केसेस को एक साथ टैग किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बिहार में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इस केस में जो जजमेंट दिया गया था, इस जजमेंट को चैलेंज किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए जजमेंट चैलेंज में यस लिखा गया है, ठीक है। एक और केस है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान से गया हुआ है और बिहार से भी केस गए हुए हैं। और बिहार में देखिए एक और केस था 6382 ऑफ 2020 वाला, इसको भी चैलेंज किया गया है। उसके साथ ही साथ हाईकोर्ट बिहार के द्वारा भी एक जजमेंट दिया गया था 374 ऑफ 2020, इसमें भी ये जो जजमेंट है वो चैलेंज किया गया है। तो अलग अलग डेट में अलग अलग फैसले आए थे जिसको टैग करते हुए ये पूरा जो केस है उसको ड्राफ्ट किया गया है। माननीय पटना हाईकोर्ट के जिस जजमेंट को चैलेंज किया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केस नंबर 9574 ऑफ 2020। ये जो केस फाइल किया गया था इसके भी पिटिशनर सेम है जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए हुए हैं, ठीक है। और इनका जो केस था वो डिसमिस हो गया था, खारिज हो गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो केस का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो नवंबर 2020 में हुआ था, यानी केस 2020 में लगा था और इस पर अंतिम जजमेंट 5 जुलाई 2023 को आया था। उसके बाद से ये मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में भी एक लंबी लड़ाई चल रही है। इसके बाद में थोड़ा सा मैं सुप्रीम कोर्ट पर भी आऊँगा, इससे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए ये जो है केस प्रोसीडिंग हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई गई है कि किस किस डेट में कब कब क्या हुआ। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितनी लंबी यहाँ पर हियरिंग चली है माननीय पटना हाईकोर्ट में। ये सारे डेट्स पर केस लगे हुए थे या फिर एक तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड किए गए, तो इतने डेट्स वहाँ पर लगे हुए थे, तब जाकर के अंतिम जजमेंट आया हुआ था। वहीं पर ये मामला जो है वो 2024 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था और सुप्रीम कोर्ट में देख सकते हैं किस किस डेट में कब कब क्या चीज़ें हुई हैं। ये सारी डेट के कोर्ट ऑर्डर हैं। हालांकि इस कोर्ट ऑर्डर में कुछ खास नहीं है, किस वकील ने क्या पक्ष रखा वहीं सब बातें मेंशन की गई हैं, ठीक है, और कब डेट को आगे प्रोसीड किया गया। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ इस डेट्स के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में काफ़ी प्रोसीडिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरे देश भर के अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया 9574 ऑफ 2020 वाले मामले में, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का अगर मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें 374 ऑफ 2020 केस का भी जिक्र किया गया था। ये सारे केसेस का जो कोर्ट ऑर्डर है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसमें
जो अंतिम जजमेंट आया था, मैंने आपको बताया कि 5 जुलाई 2023 को आया था और इसी जजमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बिहार में जब छठे चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो छठे चरण का जो भर्ती प्रक्रिया था वो बिहार में एक तरीके से पंचायत लेवल पर जो नियोजन इकाइयां होती हैं उसके माध्यम से भर्ती कंप्लीट कराई गई थी। अब ये जो कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा ये केस फाइल किया गया था उनका मेन ग्रीवांस ये था कि जो वहाँ का सर्विस रूल है उसके क्लॉज 5(1) में ये मेंशन किया गया कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सीटेट की बात की जा रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया जाता है सीटेट एज आल्सो बाय द स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर वन ऑफ द एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसी बात को लेकर के अभ्यर्थियों की आपत्ति थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट को आप राज्य स्तरीय BTET के इक्विवेलेंट कैसे मान सकते हैं। जो बिहार का सर्विस रूल है जिसके आधार पर भर्ती होती है, इसको और आसान तरीके से आपको रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती होती है अध्यापक सेवा नियमावली 1981, उसी तरीके से बिहार का भी अपना नियमावली था जिसके .51 ख में ये मेंशन किया गया कि केंद्र अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अगर होगा वही कैंडिडेट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। केंद्र और राज्य स्तर की जो टेट होती है उसके आधार पर आप आगे की भर्ती में सम्मिलित होते हैं। पिटिशनर्स की ये मांग है और वो डायरेक्शन चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो राज्य स्तरीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसको ही केवल मिनिमम एलिजिबिलिटी के तौर पर माना जाए, सीटेट को ना माना जाए। अब जब पिटीशन फाइल किया गया तो उनके एडवोकेट के द्वारा तर्क ये दिया गया कि क्यों सीटेट को राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा ये सबमिट किया गया, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उन्होंने ये कहा कि जो RT एक्ट 2009 है उसके धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत मिनिमम क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने के लिए जो केंद्र सरकार है उसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर अलाउ करना था और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेडमिक अथॉरिटी को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को ये जिम्मेदारी दी गई और इसके लिए 31 मार्च 2010 को नोटिफिकेशन निकाला गया कि देश में अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी शिक्षा के क्षेत्र में वो NCT होगी। यानी कि केंद्र सरकार ने RT एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत एक संस्था निर्धारित कर दी कि ये संस्था जो होगी वो शिक्षा के क्षेत्र में नियम कानून बनाने के लिए एलिजिबल होगी। अब इसके बाद से NCT जो है वो दिनांक 23 अगस्त 2010 को पहली बार शिक्षक बनने की एलिजिबिलिटी तय करने के संदर्भ में नोटिफिकेशन निकालता है और उसी नोटिफिकेशन में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विथ द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय NCT फॉर द पर्पज। यहाँ पर NCT ये कहता है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेकर के पूरा विवाद मचा हुआ है कि अगर राज्य स्तर की शिक्षक भर्ती है तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राज्य सरकार मानी जाएगी और अगर केंद्र स्तर की शिक्षक भर्ती है जैसे कि KBS हो गया तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट मानी जाएगी, यानी वहां पर सीटेट अलाउ होगा, राज्य के लिए सीटेट अलाउ नहीं होगा। ऐसा उनका तर्क था। अब इसके पीछे उन्होंने रीजन क्या दिया आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर उनके द्वारा ये बताया गया कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा थी वो NCT ने बाद में जो नोटिफिकेशन निकाला 29 जुलाई 2011 को और 28 जून 2018 को, इसमें भी उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन निकाला गया था। यानी आज भी वही नोटिफिकेशन प्रभावी है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाले को लेकर के। और इस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से आशा क्या है इसके बारे में फिर से पिटिशनर्स के वकील के द्वारा ये बताया गया, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए RT एक्ट का जो धारा 2A है उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा ये दी गई है, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। कहा यह गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स पहला इन रिलेशन टू द स्कूल इस्टेब्लिश्ड ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैविंग नो लेजिस्लेचर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ऐसे विद्यालय जो कि केंद्र सरकार के राज्य क्षेत्र में मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं तो वहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और ऐसे स्कूल, ऐसे विद्यालय जो कि रेफर किए जाएंगे या फिर जो कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जो कि किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो वहां पर कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट मानी जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि
केंद्र स्तर की शिक्षक भर्ती जो है वहां पर सीटेट अलाउ होगा और राज्य स्तर की जो शिक्षक भर्ती है वहां पर केवल राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ही अलाउ होगी। ऐसा इनका तर्क था और इसके संबंध में आरटी एक्ट में बातें मेंशन की गई, इन्होंने तर्क दिया। अब एक बार आरटी एक्ट पर चलते हैं और देखते हैं क्या चीजें मेंशन की गई है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में यहाँ पर नियम कानून है और यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभाषा वाले सेक्शन में जो सेक्शन 2 था उसके क पॉइंट यानी 1 पॉइंट के बारे में जिक्र किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही पॉइंट वही लाइन लिखी गई है कि केंद्रीय सरकार या ऐसे राज्य क्षेत्र के जिसमें कोई विधानमंडल नहीं है प्रशासक द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार और उपखंड में यहाँ पर मेंशन किया गया किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार, यानी कि जो गवर्नमेंट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर राज्य की क्षेत्र में कोई विद्यालय है तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राज्य सरकार होगी और कोई विद्यालय मान लीजिए केंद्र के नज़र में है मतलब केंद्र के सुपरविजन में है तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। और इसी पॉइंट को आधार बनाते हुए ये दावा किया जा रहा है कि सीटेट जो है वो केवल सेंट्रल लेवल की जो टीचर भर्ती होगी जैसे केबीएस हो गया वहाँ पर आप मान्य कर सकते हैं, राज्यों की जो भर्तियाँ होती हैं वहाँ पर सीटेट को अलाउ नहीं करना चाहिए। अब आगे के बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद से पिटिशनर्स के जो एडवोकेट थे उन्होंने ये कहा कि स्टेट ऑफ बिहार चूंकि ये भर्ती कंप्लीट करा रही है और इसलिए यहाँ का जो स्कूल है वो बिहार राज्य सरकार के सुपरविजन में है तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है बल्कि स्टेट ऑफ बिहार है। इसलिए यहाँ पर जो एक तरीके से टेट जो है वो कंडक्ट किया जाना चाहिए स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा, यहाँ पर सीटेट को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं द सीटेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज नॉट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर स्कूल इस्टेब्लिश्ड ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ऑफ बिहार, यानी ऐसे विद्यालय जो कि कंट्रोल किए जा रहे हैं और ओन किए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो बिहार सरकार है ना कि केंद्र सरकार है। इसलिए यहाँ पर सीटेट को अलाउ नहीं करने की बात कही गई है। स्टेट ऑफ बिहार के तरफ से जो एडवोकेट जनरल उपस्थित होते हैं वो कोर्ट में ये सबमिट करते हैं कि जो एनसीटी का 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है इसमें सीटेट के बारे में और कॉम्पिटेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में जिक्र किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया कि जो बिहार राज्य सरकार के द्वारा टेट कंडक्ट कराया गया यानी बीटीईटी वो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बिना किसी रुकावट के, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो ये प्रेयर किया गया है वो किसी भी स्टैच्यूरी प्रोविज़न और किसी भी प्रोविज़न जो कि नोटिफिकेशन 23/8/2010 का एनसीटी का है उसकी गाइडलाइन को जो कि 11 अगस्त 2011 को जारी किया गया था इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं करता है या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि हम सीटेट को अलाउ ना करें। कहने का मतलब ये है कि देखिए कैंडिडेट ये चाहते थे कि सीटेट अलाउ ना किया जाए, केवल बीटेट अलाउ किया जाए। यहाँ पर राज्य सरकार के वकील ने ये कहा कि हम बीटेट को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे, हम बीटेट को भी अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2010 का नोटिफिकेशन था एनसीटी का या फिर 2011 का नोटिफिकेशन है उसमें कहीं भी इस बात के प्रूफ नहीं है कि आप सीटेट को अलाउ नहीं करेंगे। और इसी के आधार पर उन्होंने जो ये पिटीशन थी इसको एक तरीके से डिवाइड ऑफ मेरिट के आधार पर डिसमिस करने की अपील की थी माननीय पटना हाईकोर्ट में। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आईए भी दाखिल हुए थे तो उनके जो एडवोकेट थे उन्होंने माननीय पटना हाईकोर्ट में ये बताया कि जो सीटेट है वो किसी भी इलीगलिटी से एक तरीके से संबंधित नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सीटेट जो है वो इलीगल होगा। यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया कि जो एनसीटी है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने के लिए एलिजिबल संस्था है और कोई भी राज्य सरकार जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसको एक तरीके से लिक्विडेट या फिर लोअर डाउन नहीं कर सकती है। स्टेट ऑफ बिहार जो सीटेट को अलाउ कर रही है उन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और जो सीटेट है वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज किया गया है एनसीटी के द्वारा। तो एनसीटी की गाइडलाइन जो कि इनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का दर्जा दिया गया और ये नियम कानून बना सकते हैं और इन्होंने सीटेट को भी रिकॉग्नाइज किया गया है और जो राज्य सरकार है वो कहीं से भी जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम क्वालिफिकेशन उसको लोअर डाउन नहीं कर रही है और इस वजह से ये केस जो है वो खारिज करने लायक है, ये आईए में भी कहा गया था। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि जो आरटी एक्ट 2009 है उसमें जो परिभाषा मेंशन की गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की वो आज भी एग्जिस्ट करती है कि राज्य स्तर की जो विद्यालय होंगे वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मानी जाएगी। अब यहाँ पर तर्क ये दिया गया कि
जो कॉन्करेंट लिस्ट है यानी समवर्ती सूची है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जो स्टेट है उसके पास भी पावर है कि वो अपने कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को बना सकती है शिक्षा के क्षेत्र में। और अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कंडीशन में सेंट्रल लेवल का जो रूल है वो माना जाएगा। अब यहाँ पर ये दावा किया गया कि चूंकि एनसीटी जो कि सेंट्रल लेवल पर ऑथराइज्ड किया गया आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत कि एनसीटी एक नियम कानून बनाएगी, उसके हिसाब से जो कानून है कि सीटेट भी प्राथमिक के लिए और अपर उच्च प्राथमिक के लिए वो पूरी तरीके से एलिजिबल होगा। तो जब सेंट्रल लेवल का ये नियम है और स्टेट का भी यही नियम है कि सीटेट और बीटेट दोनों अलाउ होंगे, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पर, और इसी वजह से ये केस को खारिज किया जाए, यहाँ पर ये दावा किया गया था। यहाँ पर राज्य सरकार और जो आईए दाखिल करने वाले वकील थे, उनका दोनों का एक तर्क ये था कि जो आरटी एक्ट में सेक्शन 2A1 था और 2A है, उनमें एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है, और इस वजह से ये कहा गया कि इसी आरटी एक्ट में डिफरेंट सेक्शन में अलग तरीके से इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है टेट को, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीटेट कंडक्ट कराया जाता है, वो किसी भी प्रकार से राज्य की शक्तियों को लिमिट नहीं कर रही है, किसी भी प्रकार से लिमिट नहीं कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि प्रिस्क्राइब किया गया एनसीटी के द्वारा, वहाँ पर राज्य सरकार भी वहीं कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एकेडमिक अथॉरिटी एनसीटी को, वो भी यही बातें कह रही हैं। तो कहीं से भी यहाँ पर ना तो कॉन्फ्लिक्ट है और ना ही राज्य सरकार की शक्तियों को लिमिट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर मेंशन भी किया गया, साइलेंस ऑफ एनी एक्सप्लिसिट प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग सीटेट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द स्टेट। इसके बाद से सबसे ज़्यादा जो पक्ष जानना इम्पॉर्टेंट है वो एनसीटी का पक्ष जानना इम्पॉर्टेंट है कि एनसीटी क्या कहती है। तो एनसीटी के जो एडवोकेट थे उन्होंने माननीय पटना हाईकोर्ट में ये पक्ष रखा कि इन्होंने जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन निकाला एज ए एकेडमिक अथॉरिटी के तौर पर, वो नोटिफिकेशन में जो उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो बिहार राज्य सरकार सीटेट को अलाउ कर रही है, तो इन्होंने कोई भी एक तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि सीटेट को अलाउ नहीं किया जा सकता। इन्होंने अपने आंसर काउंटर फाइल में कहा था, यानी कि एनसीटी जो है वो भी सीटेट को इक्विवेलेंट मानने के पक्ष में है बीटीईटी के, यानी राज्य स्तरीय जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें वहाँ की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी और केंद्रीय स्तर की जो सीटेट होगी वो दोनों एक ही माना जाएगा एज ए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और इन दोनों में से कोई भी अगर आपका क्वालिफाई है तो आप वहाँ की शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट ये कह रही थी, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो आरटी एक्ट का सेक्शन 212 है जिसमें परिभाषा मेंशन किया गया था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में, उसमें जो सेक्शन 2 का स्टार्टिंग लाइन है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। माननीय हाईकोर्ट ये कह रही है कि वाइल इंटरप्रेटिंग सेक्शन 2A2 द कोर्ट कैन नॉट इग्नोर द ओपनिंग लाइन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, यानी कि हम इस लाइन को इग्नोर नहीं कर सकते जब हम इस सेक्शन को पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाईकोर्ट ये कह रही है कि जब तक इसका अर्थ अन्यथा में ना लिया जाए उस कंडीशन में इस लाइन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि वहाँ पर मेंशन तो किया गया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी राज्य की भर्ती के लिए और सेंट्रल के लिए सीटेट होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन मेंशन किया गया इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट ये कह रही है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसी का वहाँ पर जिक्र किया गया डेफिनेशन में, यही लाइन मेंशन किया गया जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी कि यहाँ पर जो आरटी एक्ट है वो क्लियर मेंशन करता है कि किसी राज्य क्षेत्र में अगर कोई विद्यालय है तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राज्य सरकार ही होगी, और सेंट्रल लेवल की भर्ती के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी, यानी सेंट्रल के भर्ती के लिए सीटेट और राज्य की भर्ती के लिए वहाँ की
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया कि जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित ना हो। तो इसी पॉइंट को लेकर के माननीय हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराई है और साथ ही साथ जो आईए दाखिल किए थे और जो स्टेट गवर्नमेंट का एक तरीके से प्रेयर था या फिर एक तरीके से जो बातें उन्होंने कही उनसे यही बातें मेंशन की गई कि आप इस लाइन को तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसको आप इग्नोर कर रहे हैं। वहीं माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस लाइन को इग्नोर नहीं कर सकते। माननीय हाईकोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर जो सेक्शन 23 है आरटी एक्ट का और साथ ही साथ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को ले डाउन करने की बात है, तो यहाँ पर चूंकि जो शिक्षा है वो कॉन्करेंट सूची में शामिल है, 7वीं अनुसूची में शामिल है, इस वजह से जो 23(1) है आरटी एक्ट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करते हुए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइज किया एनसीटी को, यानी कि एनसीटी नियम कानून बना सकती है। और इसके संबंध में जो नोटिफिकेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का 31 मार्च 2010 को, इसके आधार पर 23 अगस्त 2010 को पहली बार सीटेट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित यहाँ पर बातें मेंशन की गई कि टीचर बनने की योग्यता क्या होगी। यहाँ पर सीधे तौर पर हाईकोर्ट ये कहती है कि देखिए जब ये समवर्ती सूची में शामिल है तो राज्य के पास भी पावर है और सेंटर के पास भी पावर है, और अगर इस प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल का नियम माना जाएगा। क्योंकि सेंट्रल ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एनसीटी को ऑथराइज कर दिया, एनसीटी साफ कह रही है कि हम सीटेट और बीटेट दोनों को अलाउ करते हैं, तो फिर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहा क्योंकि राज्य सरकार भी सीटेट और बीटेट को दोनों को अलाउ कर रही थी, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और ये जो मामला ले गया वो किसी दूसरे पिटिशनर्स के द्वारा मामला माननीय हाईकोर्ट में ले जाया गया, तो यहाँ पर राज्य भी सेम कह रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेम कह रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरटी एक्ट के 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइज कर दिया एनसीटी को। तो एनसीटी जो बोल रही है वो सीधे समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उनको ऑथराइज किया है बोलने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय हाईकोर्ट ये कह रही है कि जो 23 अगस्त 2010 और 11 फरवरी 2011 वाला जो नोटिफिकेशन है वो बाइंडिंग नेचर का है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के संदर्भ में, और दोनों के कंडीशन में एनसीटी स्वीकार कर चुकी है कि हम सीटेट और बीटेट दोनों को इक्विवेलेंट मानते हुए अलाउ करते हैं। 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है, चूंकि वो बाइंडिंग नेचर का है, इस वजह से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है सीटेट के संदर्भ में उसको लोअर डाउन नहीं किया जा सकता किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नाम पर। हाईकोर्ट ये निष्कर्ष निकालती है कि जो सीटेट है और जो राज्य स्तरीय टेट है वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। माननीय हाईकोर्ट ये कंक्लूजन निकालती है कि जो एप्रोप्रिएट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है आरटी एक्ट के 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत एनसीटी, उन्होंने अपना आंसर काउंटर फाइल करके हमें ये बताया कि उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है सीटेट को इक्विवेलेंट मानने के लिए राज्य स्तर की जो टेट होती है, और कोई भी चूंकि यहाँ पर उनके द्वारा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया है, इस वजह से ये जो हाईकोर्ट है वो सीटेट को एज ए मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पर बीटेट के साथ, यानी राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके साथ इसको भी एक तरीके से मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पर एक्सेप्ट करती है। इस प्रकार के फाइंडिंग के साथ हम कोई भी डायरेक्शन नहीं देते हैं, राज्य सरकार को कोई भी डायरेक्शन नहीं देते हैं कि केवल जो बीटेट है उसको ही केवल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर माना जाए अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि हम कोई भी इस प्रकार का डायरेक्शन नहीं देते हैं, यानी सीटेट भी अलाउ होगा और बीटेट भी अलाउ होगा। सीधे तौर पर माननीय हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो ये रीट पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था, यानी कि माननीय पटना हाईकोर्ट ने सीटेट को भी अलाउ किया और बीटेट तो अलाउ है ही। अब जब ये केस खारिज हो गया तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में अब 10 सितंबर 2024 को इस मामले की सुनवाई होना प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर के एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेकर के पूरा विवाद है कि जब राज्य में वो विद्यालय है और राज्य के अधीन वो विद्यालय है तो वहाँ के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो राज्य सरकार है, और अगर केंद्र द्वारा अगर कोई सुपरविजन में कोई विद्यालय चल रहा है तो वो केंद्र के पावर के अंतर्गत आता है और वहां पर सीटेट केवल अलाउ होना चाहिए क्योंकि वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इसी लाइन को लेकर के पूरा विवाद है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये अब इस पूरे मामले में तय करना है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के तौर पर क्या कंसीडर किया जाए, क्या निष्कर्ष निकाला जाए।
अगर सुप्रीम कोर्ट ये निष्कर्ष निकालती है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ राज्य सरकार होगी राज्य स्तरीय भर्ती के लिए, तो वहां पर केवल राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो लागू करने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को सही पाती है तो सीटेट एज इट इज अलाउ रहेगा जिस प्रकार से वहां की शिक्षक पात्रता परीक्षा अलाउ है। तो कुल मिलाकर के यही केस है। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।